ब्लाइंड डेट पार्ट -1। अयान आज शरारत को कॉलेज तो ले आया था, मगर शरारत का मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो चुपचाप अपनी क्लासेस अटेंड कर रही थी और अयान भी अपने क्लास में लेक्चर अटेंड कर रहा था। कुछ घंटों बाद दोनों की क्लासेस खत्म हुई। शरारत बेंच पर से उठ ही रही थी, तभी अचानक से उसे क्लासरूम के बाहर खड़ा अयान दिखाई दिया। शरारत ने एक नज़र उसे देखकर अपनी नज़रें फेर ली और सीधे दरवाजे के पास जाने लगी। तभी अयान के पीछे से कुछ लड़के आए, जिन्होंने अयान को छेड़ते हुए कहा, अंडस्को, अरे यार अयान, कभी हमसे भी बात कर लिया कर। तुझे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे तू कोई डॉन है। हमसे एक बार भी तू हाय हेलो नहीं करता। फिर उन्होंने शरारत पर नजर डाली, जो कि अयान के सामने ही आकर खड़ी हो गई थी, और उनमें से एक लड़का बोला, अंडस्को, शी इज योर गर्लफ्रेंड। उन लड़कों के सवाल से शरारत की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और उसने अयान की तरफ देखा। अयान के चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसने सीधा शरारत का हाथ पकड़ा और बोला, अंडस्को, चलो शरारत। शरारत को अयान उसका हाथ पकड़े वहां से ले गया। इधर कॉलेज कैंटीन में अपनी अपनी क्लासेज खत्म करने के बाद वीर, आरव, अनिका और बिन्नी चारों फास्ट फूड के मजे ले रहे थे। तभी वीर आरव से पूछने लगा, अंडस्को, आरव, तेरी न्यूज़ रिपोर्टिंग का क्या हुआ? आरव, अंडस्को, होना क्या है यार, हमारे ही कॉलेज के ऑनर के बारे में मुझे एक एक डिटेल निकालनी है। मेरे बॉस ने यही ऑर्डर दिया है। वो क्या है ना, कि ये जो एसओ है, ये है तो इंडिया का ही, और बिजनेस के जरिए इंडिया वालों का बहुत नाम रोशन कर रखा है। लेकिन इसके बारे में पब्लिक तक ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची है। लड़कियों को तो तुम जानते ही हो, एकांश सिंह ओबरॉय के पीछे कितनी पागल है। बस उनके पागलपन को और बढ़ाना है। छोटी सी न्यूज़ कवर की वजह से मुझे जब प्रमोशन मिल गया, तो सोचो अगर मैं एकांश सिंह का बायोडेटा सबके सामने लाकर रख दूं तो मेरा क्या होगा। तभी आरव की बात पर अनिका धीमे से बोली, अंडस्को, इतना सब कुछ हो गया, वो क्या कम है। ये बात अनिका के बगल में बैठी बिन्नी ने बखूबी सुन ली, और उसने अनिका को कोहनी मारते हुए बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, अंडस्को, क्या सब कुछ हो गया? तू न चिल मार, आरव सब कुछ संभाल लेगा। ये उसका काम है, हमारे मना करने से वो नहीं मानने वाला, तो उसे करे जो करना है वो करने दे। तभी वीर अनिका और बिन्नी को फुसफुसाते देख बोला, अंडस्को, तुम दोनों की बातें कभी खत्म नहीं होती ना। जब देखो कुछ ना कुछ एक दूसरे के कान में बोलती रहती हो। तभी बिन्नी वीर को छेड़ते हुए बोली, अंडस्को, अब क्या ही करें? आप तो बात करते ही नहीं हमसे, कभी हमारी आंखों में भी देख लो। बिन्नी ने टेबल पर अपने हाथ की कोहनी रखकर अपनी हथेली में अपना चेहरा भरते हुए वीर को देखकर कहा। तभी वीर अपना सिर नामे हिलाकर बोला, अंडस्को, जब देखो इस लड़की की फ्लर्टिंग शुरू हो जाती है। मैं जा रहा हूँ। वीर वहां से इरिटेट होकर चला गया। वही आरव बिन्नी को छेड़ते हुए बोला, अंडस्को, कर दिया ना मेरे दोस्त का मूड खराब। ये बंदरिया जैसी शक्ल लेकर बार बार उसे क्यों चढ़ती है तू? आरव की बात पर बिन्नी ने अपने सामने के फ्राइज उठाकर उसके मुंह पर दे मारे और अपनी चेयर पर से उठकर आरव के पास आकर उसकी गर्दन दबाकर बोली, अंडस्को, खबरदार जो मुझे बंदरिया कहा तो तुम लड़कियों की आंखों में ढक्कन लगे होते हैं क्या? इतनी खूबसूरत लड़की की कोई कदर ही नहीं करता। माना मैं अपनी खूबसूरती की कुछ ज्यादा ही तारीफ रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, कोई और है ही नहीं ना तारीफ करने को। कभी आरव बिन्नी के हाथ से अपनी दबी हुई गर्दन को छुड़ाते हुए अजीब सी आवाज में बोला, अंडस्को, अरे मेरी माँ, मेरी गर्दन तो छोड़ दे, वरना तेरी तारीफ करने लायक नहीं बचूंगा मैं।
बिन्नी ने गुस्से से आरव को देखते हुए उसकी गर्दन छोड़ दी। तभी अनिका बीच में बोल पड़ी, हो गया तुम दोनों का, अब चले। तीनों कॉलेज के बाहर गए तो वीर बाइक लेकर खड़ा था। अनिका जैसे ही वीर के पास आई, वीर ने अनिका से कहा, अंडस्को चल बैठ पिंक पैंथर। अनिका वीर के साथ बाइक पर बैठ गई। साथ ही आरव ने बिन्नी को अपने साथ बाइक पर बैठा लिया। चारों वहां से निकल गए। वीर और अनिका पर कोई काफी देर से नजर रखे हुए था, जिसने अभी वीर और अनिका की बाइक के पीछे अपनी काली महंगी गाड़ी दौड़ा ली। गाड़ी के अंदर एकांश के आदमी थे, जिन्हें एकांश ने अनिका के पल पल की खबर उसे देने को कहा था। अनिका घर पहुंचकर अपने रूम का दरवाजा बिल्कुल लॉक कर लेती है और दरवाजे से अपनी पीठ टिकाकर 2 पल चैन की सांस लेते हुए खुद से ही बोलती है, अंडस्को आज अपने घर से कहीं बाहर नहीं जाऊंगी। आज उस एकांश सिंह ओबरॉय ने मुझे डेट पर बुलाया था। क्या पता मेरे रे बाहर जाते ही वो अपने किसी आदमी को बोलकर मुझे उठा ले तो। नहीं नहीं, मैं एक बार भी घर से बाहर नहीं जाऊंगी। वैसे भी कल की वजह से मुझे बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो रही है। इधर एकांश ऑफिस टाइम खत्म हो चुका था और वो गाड़ी में आ चुका था। तुषार कुछ फाइल लेकर एकांश के बगल में बैठा हुआ था। तभी तुषार ने एकांश से सवाल किया, अंडस्को यार तूने अपनी सटेप मदर के साथ एक ही घर में रहने का फैसला क्यों ले लिया? ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। एकांश, अंडस्को क्योंकि मुझे शक है कि मुझ पर 4 महीने पहले जो अटैक हुआ था वो किसी और ने नहीं बल्कि मिस ओबरॉय ने ही करवाया था। वो सब कैसे हुआ मुझे बिल्कुल नहीं याद। मेरी जिंदगी के पिछले 3 महीने बिल्कुल ब्लैंक है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि उस बीच मेरे साथ हुआ क्या था, मैं कहाँ था और मैं किसके साथ था। मगर कोई तो ऐसा दगाबाज है जिसने एक एकांश सिंह से टक्कर लेने की कोशिश की और मुझे मिस ओबरॉय पर पूरा डाउट है। आखिरकार वो मेरी सौतेली माँ जो ठहरी। तभी तुषार ने कहा, अंडस्को लेकिन तू इस बात का पता कैसे लगाएगा? अगर तुझे शक है तो मिस ओबरॉय से फेस टू फेस बात कर। एकांश तुषार से, अंडस्को अगर तुम्हारी फालतू की बेस्ट खत्म हो गई हो तो हम बिजनेस की बात करें। ये मेरा मैटर है और मैं खुद सॉल्व कर लूंगा। तुम मेरे बिजनेस पर ध्यान दो। तुषार जल्दी से अपना सिर झटक कर एकांश को फाइल की डिटेल्स बताने लगा। इधर रिया जो इस वक्त की भी रिकॉर्डिंग सुन ली, वो लैपटॉप बंद करके चुपचाप बैठे हुए बोली, अंडस्को एकांश सिंह ओबरॉय क्या बोल रहा था? 3 महीने इसकी जिंदगी के ब्लैंक थे। कहाँ था ये जो इसे पता ही नहीं था? तो 3 महीने में जितने भी क्राइम्स हुए वो एकांश सिंह ओबरॉय के नाम से कर कौन रहा था? शायद तुषार, क्योंकि वही एकांश का बिजनेस उसके बाद लीड करता है। लेकिन अगर एकांश की मॉम से मेरी बात हो जाए तो एकांश को बर्बाद करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। मगर उसके लिए मुझे पहले पता लगाना होगा कि क्या वो सच में एकांश को मारना चाहती है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इधर अनिका ने शॉवर लिया और ओवरसाइज व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक लोवर में वो हॉल में फैमिली के साथ खाना खाने चली गई और दोबारा आकर कमरे में वो कुछ किताबें पढ़ते पढ़ते सो गई। अनिका नींद में थी, उसकी आंखें बंद थी। उसका चेहरा इस वक्त बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था। तभी नींद में ही उसके चेहरे पर अजीब सी कश्मकश की लकीरें आने लगी। अनिका को अपने सीने पर कुछ गर्म हवा सा महसूस हुआ। शायद वो किसी की गर्म सांसें थी। उसकी कमर पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी का हाथ चल रहा है और अब धीरे धीरे उसके सीने पर उसे ऐसा महसूस हुआ, अंडस्को जैसे कोई अपने होंठ वहां रखे हुए हैं। वो लगातार किसी की गर्म सांसों को अपने ऊपर महसूस कर पा रही थी, मगर
अनिका को ये सब एक सपने की तरह लग रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, अंडरस्को, उठ जाओ बेबी, आज हमारी ब्लाइंड डेट है। ये बात सुनते ही अचानक ही अनिका की आंखें झटके से खुल गई और जब उसने देखा तो एक खुले आसमान के नीचे थी। तभी उसे याद आया कि वो तो अपने कमरे में सो रही थी। ये कौन सी जगह है? अनिका झट से उठकर बैठने की कोशिश करने लगी थी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी कमर को किसी ने अभी अभी होल्ड कर लिया है। अनिका ने ठीक से देखा तो सामने उसे एकांश झुककर अनिका को होल्ड किए हुए मिला, जिसे देखकर अनिका की सांसें थम सी गई। उसकी आंखें बड़ी हो गई, उसके हलक का पानी सूखने लगा और तो और वो कुछ बोलने के लायक ही नहीं रही। अनिका को अभी भी ये सब एक सपने की तरह लग रहा था, एक ऐसा सपना जिसे वो कभी अमेजिंग नहीं कर सकती थी। अनिका ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए खुद से ही कहा, अंडरस्को, ये एकांश ओबरॉय तेरे सपने में रियल जैसा क्यों लग रहा है? सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे सच में हो रहा है। क्या कर रही है अनिका? चुपचाप सो जा, सपने देखना बंद कर। अनिका ने झट से अपनी आंख बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगी कि तभी उसके कान में फिर से एकांश की सर्द आवाज पड़ी, अंडरस्को, नो स्वीट हार्ट, तुम सपना नहीं देख रही, तुम सच में मेरे पास हो, मेरी बाहों में हो। एक बार फिर से एकांश की आवाज सुन अनिका की दिल की धड़कनें रुक गई और उसने एकदम से जब आंखें खोली तो बिल्कुल हक्की बक्की रह गई। अब जाकर कहीं उसे थोड़ा बहुत यकीन आया कि ये सब सच है। उसने अपने आसपास देखा तो वो इस वक्त गार्डन में जैसे दिखने वाली बड़ी सी जगह पर थी। एकांश ने उसे सोफे पर सुलाया हुआ था, साथ ही उसकी कमर को अपने मजबूत बाह में के जकड़ा हुआ था। अनिका चौंकते हुए ये सब देखकर एकांश के चेहरे को देखने लगी और वो अचानक से बहुत ज्यादा डर गई और बिल्कुल धैर्य होते हुए वो घबरा कर बोली, अंडरस्को, ये मैं कहाँ आ गई? मैं तो अपने घर में थी, अपने कमरे में थी। ऐसा नहीं हो सकता, ये सच में सपना है। तभी एकांश ने डेविल स्माइल करते हुए अनिका के खूबसूरत चेहरे को, जो कि डर से भरा हुआ था, देखते हुए बोला, अंडरस्को, मुझसे बचने के लिए तुमने अपने आप को कमरे में तो बंद कर लिया स्वीट हार्ट, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि मैं तुम्हें कहीं से भी उठवा सकता हूँ। ये हकीकत है कि तुम मेरे पास हो और तुम हमारी ब्लाइंड डेट के बारे याद होने पर भी चुपचाप अपने कमरे में बैठी रही। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। नाउ कम ऑन, तुम बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई। आज की डेट के लिए मैं तुम्हें खुद तैयार करूंगा। मैं अपनी बेबी को खुद अपने हाथों से अपनी पसंद की दूसरी ड्रेस पहनाऊंगा। एकांश की बातें सुन अनिका की आंखें बड़ी हो गई। उसके दिल की धड़कनें पहले ही तेज रफ्तार पकड़ चुकी थी, लेकिन अब तो मानो अनिका अंदर से बिल्कुल फ्रीज हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तभी एकांश ने अनिका को गोद में उठा लिया और उसे अपने प्राइवेट विला के अंदर ले जाने लगा। अनिका चुपचाप एकांश के चेहरे को देखते हुए इन सब चीजों पर यकीन करने की कोशिश कर रही थी, जिस पर यकीन करना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वही एकांश सुकून भरे चेहरे के साथ अनिका को गोद में लिए एक बड़े से कमरे में आ गया। उसने अनिका को ले जाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा कर दिया और उसके पीछे खड़े होकर अनिका के दोनों कंधे पर हाथ रख वो अनिका के कान के बिल्कुल करीब आकर सामने आईने में अपनी और अनिका का खूबसूरत रिफ्लेक्शन देखते हुए बोला, अंडरस्को, बस एक मिनट रुको स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारी ड्रेस लेकर आता हूँ। टू बी कंटिन्यूड गाइज। अब नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं एकांश अनिका का करने क्या वाला है। आपके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं सब पढ़ती हूँ और अब तो मुझे मोस्टली कमेंटर्स के नाम भी याद हो गए हैं।
टीयर्स ऑफ जॉय। अब तक इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बुक सिर्फ मेरी ही नहीं, आप सबकी भी है। आपके पास कोई और सजेशन भी हो इस कहानी के लिए तो मुझे जरूर बताइएगा। बाकी मेरे पास तो आगे की पूरी स्क्रिप्ट रेडी है। वैसे रीबर्थ ऑफ माय डरे डेविल क्वीन बुक का मैं 3 दिनों से मैं चैप्टर पब्लिश नहीं कर पा रही थी। बीसीएस मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। यहाँ भी बड़ी मुश्किल से ही लिख पा रही थी मैं। जिन्होंने वो बुक नहीं पढ़ी, मेरी लाइब्रेरी में जरूर देखें। और जिन्होंने पढ़ी है, मुझे यहाँ भी उस बुक के बारे में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए भी आपका दिन शुभ हो। अनटाइटल्ड चैप्टर। एकांश अनिका को अपने बड़े से कमरे में ले आया था, जहां उसने अनिका को ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा कर दिया और खुद उसके पीछे आकर उसकी गर्दन के ऊपर अपनी ठुड़ी रखते हुए उसने अपना और अनिका का खूबसूरत रिफ्लेक्शन आईने में देखकर सर्द आवाज में कहा, अंडरस्को 2 मिनट रुको स्वीटहार्ट, मैं तुम्हारी ड्रेस लेकर आता हूँ। एकांश ने हौले से अनिका के पेट से हाथ फिसलाते हुए अपने कदम अनिका से थोड़े पीछे लिए और डेविल स्माइल के साथ मुस्कुराता हुआ वो चेंजिंग रूम में चला गया। और जब वो वापस आया तो उसके हाथ में एक डार्क रेड कलर की जालीदार ट्रांसपेरेंट ड्रेस थी, जो कि काफी एक्सपेंसिव था और फुल ड्रेस थी। दूर से देखने में ही वो ड्रेस काफी खूबसूरत लग रही थी। अनिका अभी तक आईने के सामने से नहीं हटी थी। उसने पीछे से एकांश को आते देखा और आईने में ही उसने उस ड्रेस पर भी नजर डाल दी। वो पीछे मुड़ती इससे पहले ही एकांश ने अनिका के पेट पर अपना हाथ पीछे से कस लिया और अनिका के कान के पास आकर बोला, अंडरस्को रिमूव योर टी शर्ट बेबी। अनिका की हैरत से आंखें बड़ी हो गई और उसने एकांश के हाथ को, जो कि उसके पेट पर था, पकड़कर साइड करते हुए अपना रुख एकांश की तरफ मोड़ लिया और बोली, अंडरस्को तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। मुझे नहीं पहननी कोई ड्रेस, मुझे यहाँ से जाने दो। अनिका वहां से आगे बढ़ी रही थी। तभी एकांश ने अनिका का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ दोबारा खींच दिया। अनिका झटके से एकांश के सामने फिर आ खड़ी हुई और उसकी नजरें एकांश की नजरों से मिल गई। तभी एकांश कोल्ड वॉइस में अनिका से बोला, अंडरस्को काम डाउन बेबी, ये मेरा टाइम है। तुम्हें डेट के लिए इनवाइट किया था मैंने। अब चाहे तुम्हारी मर्जी से या जबरदस्ती से आज हमारी ये डेट सक्सेसफुल जरूर होगी। नाउ कम ऑन अंडरस्को। एकांश ने अनिका की टी शर्ट पकड़ी ही थी, तभी एकांश हाथ से वो रेड हॉट ड्रेस अनिका छीन ली और घबराते हुए एकांश से बोली, अंडरस्को मैं ड्रेस पहनकर आती हूँ। तुम्हें भी तो तैयार होना होगा ना, जाओ जल्दी से कुछ अच्छा पहन लो। अनिका ड्रेस लेकर तेजी से एकांश दूर हुई और चेंजिंग रूम में जाकर उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और दरवाजे से पीठ टिकाकर उसने आंखें बंद करते हुए चैन की गहरी सांस ली। लगभग 30 सेकंड यूं ही दरवाजे से टिके रहने के बाद उसने अपने हाथ में मौजूद उस रेड ड्रेस को देखा, जो कि बाहर से दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अनिका चेंजिंग रूम को देखने लगी, जिसकी पूरी दीवार ही मानो शीशे की थी। पूरे कमरे में अनिका का रिफ्लेक्शन उसे नजर आ रहा था। अनिका ने ना चाहते हुए भी चेंज कर लिया और अभी उसने अपने ड्रेस की चेन पीछे से लगाई ही नहीं थी कि तभी एकांश दरवाजा खटखटाने लगा और बोला, अंडरस्को दरवाजा खोलो स्वीटहार्ट, ड्रेस पहनने में तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है। अनिका शीशे में खुद को देखकर जिप लगाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका हाथ ढंग से नहीं पहुंच पा रहा था। इतने में ना जाने कैसे एकांश दरवाजा खोल दिया और वो चेंजिंग रूम के अंदर आ गया। जिसके कदमों की आहट सुन अनिका तुरंत दरवाजे की तरफ मुड़ी। तभी एकांश ने उसके घबराते हुए चेहरे को देखकर कहा, अंडरस्को क्या हुआ,
ड्रेस छोटी तो नहीं पड़ गई तुम्हारे लिए? लेकिन मैंने तो तुम्हारी साइज का ही लिया था। इंडिया के बेस्ट डिजाइनर ने डिजाइन किया है इसे। तभी अनिका ने एकांश की बात पर गुस्सा होते हुए कहा, अंडरस्को, मुझे इस ड्रेस की खासियत और रकम मत बताओ। मैंने तुमसे नहीं मांगी थी। ड्रेस की बैक जिप कब से लगाने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं लग रही। अब तुम बाहर जाओ, मुझे दोबारा से अपने कपड़े पहनने हैं। तभी एकांश ने अपने कदम अनिका की तरफ बढ़ाए और अनिका को झटके से पलटते हुए उसकी पीठ अपनी तरफ कर ली। अनिका का पूरा बैक जिप न लगे होने की वजह से बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिसे देख एकांश ने अनिका की ड्रेस पर अपना हाथ रखते हुए दूसरे हाथ से ड्रेस की चेन पकड़ ली और पूरी सहजता से धीरे धीरे वो अनिका की ड्रेस की चेन को ऊपर करने लगा। वही अनिका ये सब महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। एकांश का उसकी ड्रेस की चेन को यूं आहिस्ता आहिस्ता लगाना अनिका के अंदर अलग ही कर्व सप्लाई कर रहा था। अनिका अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाकर चुपचाप सीधी खड़ी थी। वही एकांश धीरे धीरे चेंज लगाते हुए अब ड्रेस के चेन के आखिरी छोर तक पहुंच गया और उसने अनिका के ड्रेस की जिप लगाने का काम बखूबी कर लिया। तभी एकांश ने अनिका के गर्दन पर अपनी ठुड्डी रखकर उसके चेहरे से चेहरा से अपना चेहरा मिलाते हुए सामने शीशे में देखकर बोला, तुम इस रेड ड्रेस में कयामत लग रही हो स्वीटहार्ट। फिर एकांश ने अनिका को गोद में उठाया और चेंजिंग रूम से बाहर आकर सी अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने उसने अनिका को स्टूल पर बैठा दिया। अनिका ने अपने आप को जब आईने के सामने रेड ड्रेस में बैठा हुआ देखा तो उसकी आंखें भी चमकने लगी। तभी एकांश ने अनिका के बालों को बड़े प्यार से कंघी के साथ संवारते हुए उसे एक बेहतरीन लुक दे दिया। हालांकि एकांश ने कभी भी किसी लड़की को इस तरीके से नहीं संवारा था, मगर अचानक ही आज उसमें ऐसा गुण कहां से आ गया, ये खुद से भी नहीं पता था। वही इस वक्त वो अपने ब्लैक कोट पेंट वाले ड्रेस कोड में था। साथ ही उसने ब्लैक कलर के शर्ट भी अंदर डाली हुई थी, जिसमें वो बेहद किलर लुक दे रहा था। एकांश ने कोट के जेब से काले रंग की पट्टी निकाली और उस पट्टी को अनिका की आंखों पर बांधते हुए एकांश ने अनिका को शीशे में देखा। अनिका अपने आंखों के ऊपर बंधी पट्टी पर अपने हाथ फेरते हुए लगभग गुस्से में एकांश से बोली, अंडरस्को, ये क्या बचपना है, मेरी आंखें खोलो। कहते हुए अंडरस्को अनिका ने खुद ही पट्टी खोलना शुरू कर दिया। तभी एकांश ने अनिका के दोनों हाथ को रोकते हुए झुककर अनिका के करीब आते उसके कान के पास कहा, अंडरस्को, कूल स्वीटहार्ट, हमारी ब्लाइंडेड का मतलब अलग है। लोग ब्लाइंडेड उस इंसान के साथ करते हैं जिससे वो कभी पहले नहीं मिले होते, लेकिन तुम्हें तो पता ही है, हम दोनों तो कई बार एक दूसरे से मिल चुके हैं और फॉरगेट इट, एक छोटा सा सरप्राइज अरेंज किया है मैंने तुम्हारे लिए। चलो चलते हैं। एकांश ने अनिका को रेड कलर की ब्यूटीफुल सैंडल अपने हाथों से पहनाई और अनिका का एक हाथ पकड़े और उसकी कमर में दूसरा हाथ डाले उसे कहीं ले जाने लगा। अनिका इन सब चीजों को फील करके काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, फिर भी उसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। आफ्टर ऑल उसके साथ ये काफी नया एक्सपीरियंस था। पहले कभी किसी लड़के ने उसे इस तरीके से ना ही कोई सरप्राइज दिया था और ना ही उसे इतना हेवन फील कराने की कोशिश की थी। इधर तुषार और रिया भी आज फिर से उसी सुनसान हाईवे पर खुले आसमान के नीचे गाड़ी के ऊपर बैठे थे। प्रिया आसमान को देखते हुए बोली, ऊपर इन्हीं तारों में से एक में मेरी जिंदगी के कोई खास इंसान है। मैं हर रोज उसे देखने की कोशिश करती हूँ। मेरी जिंदगी का सब कुछ तो मेरी नजरों से कुछ इस तरीके से गायब हो गया, जैसे वो सब कभी था ही नहीं। हम लोग कितनी जल्दी अकेले पड़ जाते हैं ना दुनिया में।
बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके पास कोई अपना कहने को होता है। तुषार रिया की सारी बातें सुन रहा था, साथ ही वो रिया के खूबसूरत चेहरे को भी अपनी आंखों में भर रहा था। उसने रिया के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम मुझे अपना कहो। तभी रिया ने अपने चेहरे पर स्माइल आते हुए कहा, अंडस्को, तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं है क्या? तुषार ने जवाब दिया, अंडस्को, हाँ है, तुमने खुद ही तो दिया था। तभी रिया ने कहा, अंडस्को, तो उस पर कॉल करना होता है ना। तुम रोज की तरह वो पुराने जमाने का खाते टाइप पकड़ा कर चले जाते हो। फोन पर टेक्स्ट मैसेज भी तो कर सकते हो ना। तुषार अंडस्को, मुझे उसी तरह तुम्हें अपने दिल की बात बताना अच्छा लगता है। तुमसे मिलने की पहली कोशिश भी तो मैंने वैसे ही की थी ना, आदत पड़ चुकी है। रिया अंडस्को, यू आर सच अ मेंटल गाय। एनीवेज, आज का क्या प्लान है? रिया की बात सुन तुषार झटके से गाड़ी से नीचे उतरा और उसने गाड़ी के पीछे वाले साइड का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलकर उसने फूल का एक बड़ा सा बुके निकाला, जिसमें बेहद ताजा लाल गुलाब मौजूद थे। रिया का मन तो उस गुलाब को देखकर ही खिल उठा। तभी तुषार ने रिया की कमर पर हाथ कसते हुए उसे झटके से गाड़ी से नीचे उतार कर खड़ा कर दिया और खुद घुटनों के बल बैठकर बुके और साथ में उसके हाथ में एक छोटा सा बेहद खूबसूरत बॉक्स भी था, जिसे उसने रिया के आगे बढ़ाते हुए कहा, अंडस्को, विल यू मैरी मी रिया? तुषार की बात सुनकर रिया बिल्कुल भावहीन हो गई। वो चुपचाप खड़े तुषार को एकटक होकर देख रही थी। वही तुषार को भी ये डर हो गया था कि कहीं रिया उसे मना ना कर दे। और रिया को भी कौन सा तुषार में कोई इंटरेस्ट था। वो तो तुषार के करीब इसीलिए आ रही थी ताकि किसी तरह वो एकांश सिंह ओबरॉय का सामना कर सके। तुषार सिर्फ रिया के दुश्मन तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी था रिया नजर में। लगभग 2 मिनट यूं ही खड़े रहने के बाद अचानक ही रिया के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने बुके तुषार के हाथ से अपने हाथ में लेते हुए जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला दिया। रिया का रिप्लाई पाते ही तुषार झट से उठा और उसने रोए को गोद में उठा लिया और उसे जोर जोर से घुमाते हुए पूरे जोश के साथ बोला, आई लव योर रिया, आई लव अ। अब लगभग जोर से घुमाने की वजह से रिया को चक्कर आने ही लगे थे। तभी तुषार ने उसे दोबारा से गाड़ी के बोनट पर बैठा दिया। बोनट पर बैठाते ही तुषार ने उस छोटे से बॉक्स को खोला और रिया को पहनाने के लिए उसने रिया का बायां हाथ पकड़ा ही तभी रिया ने उस खूबसूरत महंगे डायमंड रिंग को देखते हुए कहा, अंडस्को, तुषार, 1 मिनट। हमने इतनी जल्दबाजी में रिलेशन बनाया है। मुझे लगता है ये रिंग पहनाना एक रसूल के हिसाब से करना चाहिए हमें। इतनी जल्दी यह सब? तभी तुषार बोला, ओके मैं समझ गया, तो तुम्हें पूरे रस्मों रिवाज के साथ मुझसे सगाई करनी है ना? रिया अंडस्को, हाँ, बिल्कुल सही समझे तुम। हमारी फैमिली में भले ही कोई ना हो लेकिन हमारे दोस्त तो है। हमें उन सब को अपने एंगेजमेंट में इनवाइट करना चाहिए। तभी तुषार ने रिया के माथे को चूमते हुए कहा, अंडस्को, ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। इधर एकांश अनिका को बड़ी ही खूबसूरत जगह पर ले आया, जहां गुलाब के फूलों से हर एक चीज सजी हुई थी। काफी प्यारा सा टेंट लगाया हुआ था एकांश के गार्डन में। जगमगाती रोशनी के साथ वहां काफी प्यारा सा माहौल था, मगर अनिका की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। इस वक्त वो ताजी गुलाब की खुशबू को महसूस कर पा रही थी। वही एकांश अनिका का हाथ पकड़े स्टैंड के बीचों बीच ले आया और उसने एक चुटकी बजाते हुए न जाने क्या इशारा किया कि अचानक ही वहां रोमांटिक सॉन्ग बजने लगा। सॉन्ग की ट्यून के साथ एकांश अनिका की गर्दन में अपना हाथ डालते हुए उसके होठों के बिल्कुल करीब आया और उसे हौले से चूमते हुए उसने चल रहे गाने पर अनिका के साथ कपल डांस करना शुरू कर दिया। गाना था अंडस्को।
तेरे सामने आ जाने से ये दिल मेरा धड़का है। ये गलती नहीं है तेरी, कसूर नजर का है। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। रोमांटिक डांस। एकांश अनिका को अपने उस बड़े से प्राइवेट गार्डन जैसी जगह पर ले आया जहां सिर्फ वो दोनों ही थे। वैसे तो एकांश ने कभी पहले इतना रोमांटिक माहौल ना जिया था, ना किसी को दिया था, मगर अनिका के लिए उसने ये सब भी कर ही दिया। साथ ही उसके चुटकी बजाते ही वहां म्यूजिक स्टार्ट हो गया। अनिका की आंखों पर अभी काली पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन म्यूजिक ऑन हो गया और एकांश अनिका के हाथ को पकड़कर कपल डांस करने लगा। गाना बजा अंडरस्को। तेरे सामने आ जाने से ये दिल मेरा धड़का है। ये गलती नहीं है तेरी, कसूर नजर का है। तेरे सामने आ जाने से ये दिल मेरा धड़का है। ये गलती नहीं है तेरी, कसूर नजर का है। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा अंडरस्को आ। इस बीच एकांश ने अनिका को डांस कराते हुए उसके कमर पकड़कर पीछे की तरफ थोड़ा झुका दिया, जिससे अनिका ने एकांश के कंधों का सहारा लेते हुए उसे कसकर पकड़ लिया। तभी एकांश ने एक हाथ से अनिका की कमर को होल्ड किए, दूसरे हाथ से अनिका की पट्टी खोल दी और अचानक ही एकांश का चेहरा अनिक के बिल्कुल करीब उसे दिखाई दिया। अनिका काफी हिचकिचाहट और अजीब से एक्सप्रेशन के साथ चौंकते हुए एकांश के चेहरे को देख ही रही थी। तभी गाने की ट्यून आगे बजी अंडरस्को। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। तुमको चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा अंडरस्को। तुमसे पहले तुमसा कोई हमने नहीं देखा अंडरस्को। तुम्हें देखते ही मर जाएंगे ये नहीं तो सोचा अंडरस्को। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। एकांश अनिका को इतने प्यार से डांस करा रहा था कि उसके साथ अनिका बिल्कुल ढीली पड़ गई और उसने एकांश का साथ देना शुरू कर दिया, जबकि वो ये दिमाग से बिल्कुल नहीं चाहती थी। एकांश अनिका को काफी कंफर्टेबल महसूस करा रहा था डांस कराते वक्त। साथ ही वो बार बार अनिका की कमर पर अपने हाथ चलाते हुए एकांश एकटक होकर अनिका के चेहरे को ही निहार रहा था। अनिका इस वक्त बिल्कुल सादे चेहरे में भी काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। इसी तरह सॉन्ग पर डांस करते हुए फीमेल वॉइस बजी अंडरस्को। बाहों में तेरी मेरी ये रात ठहर जाए, तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। बाहों में तेरी मेरी ये रात ठहर जाए, तुझ में ही कहीं पर मेरी सुबह भी गुजर जाए। इस ट्यून पर अनिका को एकांश के साथ कुछ ज्यादा ही फील आने लग गया और वो मदहोशी भरी नजरों से एकांश को देखने लगी। फिर वही, ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। बस तरह रोमांटिक सॉन्ग और चल रहा था और हमारा एकांश अनिका से चिपक चिपक पर डांस करने लगा। एंड में सॉन्ग खत्म हुआ, मगर अनिका और एकांश एक दूसरे से नजरें नहीं हटा पा रहे थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। तभी एकांश की नजर अनिका के सुर्ख गुलाबी नेचुरल होठों पर पड़ी। एकांश ने अनायास ही अनिका के होठों पर अपने सख्त होठ रख दिए। एकांश की इस हरकत से अनिका की आंखें झट से बड़ी हो गई, मगर उसने एकांश के चेहरे को अपनी आंखों के बिल्कुल 2 इंच के फासले कर पाया। अनिका एकांश के चेहरे को देखकर अंदर ही अंदर अजीब सी हलचल महसूस कर रही थी। वही वो एकांश के किस से परेशान होकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। इस वक्त अनिका का हाथ उसके कमर के थोड़े ऊपर था। वही एकांश एक हाथ से अनिका की गर्दन पकड़े तो दूसरे हाथ से अनिका के कमर के नीचे का साइड पकड़े उसे बेतहाशा किस किए जा रहा था।
इस खूबसूरत रेड ड्रेस में अनिका एकांश के साथ बहुत ज्यादा हॉट लग रही थी। 10 मिनट यूं ही किस करने के बाद अनिका ने एकांश के सीने पर मुके बरसाना शुरू कर दिए। मगर एकांश को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने फिर भी अपने होंठ अनिका के होठों से चिपकाए रखे। तभी एकांश ने महसूस किया कि अनिका को सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। तभी एकांश ने बड़े ही आराम से अनिका के होठ को छोड़ दिए और उसे संभालते हुए चुपचाप खड़ा हो गया। अनिका गहरी सांसें ले रही थी। तभी एकांश ने अनिका को गोद में उठाया और टेबल के पास ले जाकर चेयर पर बड़ी सहजता से उसे बैठाते हुए उसके चेहरे पर आते बालों को ठीक करके कोल्ड वॉइस में कहा, अंडस को डिनर कर लेते हैं। मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। अनिका हिचकी चाहते हुए अंडस को लेकिन मैं खा चुकी हूँ। अब मेरे पेट बिल्कुल भी जगह नहीं है। एकांश अंडस को, ये क्या बात हुई स्वीटहार्ट? तुम डेट लिए तैयार नहीं हुई थी। मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन अब तुमने मेरे बगैर ही खाना खा लिया, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हें मेरे साथ भी खाना होगा। मेरे हाथों से खाना होगा, साथ में तुम मुझे भी अपने हाथों से खाना खिलाओगी। ओके स्वीटहार्ट। टेबल पर पहले से ही बहुत सारा खाना लगा हुआ था। एकांश ने छोटा सा बाइट बनाकर अनिका को अपने हाथ से खाना खिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। अनिका मना करना चाहती थी, मगर फिर भी उसे खाना पड़। तभी एकांश ने इशारे से अनिका को भी उसे खाना खिलाने को कहा। अनिका कांपते हाथों से खाने की बाइट बनाकर एकांश की तरफ हाथ बढ़ाती है। तभी एकांश ने अनिका की कमजोर पतली कलाई पकड़कर बड़े ही प्यार से अनिका के हाथ से खाने का बाइट देखते हुए खा लिया। इसी तरह खाते पीते दोनों का डिनर खत्म हो गया। डिनर खत्म होते ही अनिका चेयर पर से उठ खड़ी हुई और उसने पूरी हड़बड़ाहट के साथ कहा, अंडस को तो डेट खत्म हो गई ना हमारी, अब मैं जा सकती हूँ ना? मैं चलती हूँ, बाद में मिलेंगे, कहकर अनिका वहां से जाने ही वाली थी। तभी एकांश चेयर पर बैठे ही अनिका का हाथ बिना उसकी तरफ देखे पकड़ लेता है। अनिका ने जब महसूस किया कि उसकी कलाई को एकांश ने पकड़ रखी है, वो पीछे मुड़ी और चेयर पर बैठे एकांश को देखने लगी। तभी बोल पड़ी, अंडस को क्या हुआ? तुम मुझे अब क्यों रोक रहे हो? तुम्हारा काम तो खत्म हो गया ना? तभी एकांश ने अनिका को लगभग घूरते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, अंडस को जब से मैं तुमसे मिला हूँ, मैंने एक चीज हमेशा नोटिस की है। तुम मुझसे बार बार दूर भागने की कोशिश करती हो। क्या मैं तुम्हें कोई जानवर दिखाई देता हूँ जिससे तुम डरती हो? अनिका कुछ बोलने ही वाली थी, तभी एकांश ने चिल्लाते हुए कहा, अंडस को बताओ। एकांश की ऐसी आवाज से अनिका अचानक ही डर गई और अपने मासूम चेहरे के साथ वो एकांश को डरते हुए देखने लगी। तभी एकांश चेयर पर से अनिका का हाथ पकड़े हुए ही उठा और उसने अनिका के करीब आते हुए उसे झटके से खींचकर अपनी तरफ सटा लिया। अनिका जो एकांश के कंधे तक ही आ रही थी। एकांश को उसे देखने के लिए हमेशा थोड़ा सा सर झुकाना पड़ता था। एकांश ने थोड़ा सिर झुकाया और अनिका के डरे हुए चेहरे को देखकर अपनी सख्त भारी मर्दाना आवाज में कहा, अंडस को एकांश कभी किसी को अपने करीब रखने के लिए इतने जतन नहीं करता। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मुझे इतना परेशान करने के बाद भी तुम अभी तक जिंदा हो। अनिका एकांश की बातों को सुन रही थी, मगर उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। समझ उसे सिर्फ इतना आया कि एकांश उसे डराने की कोशिश कर रहा है। तभी अनिका ने हिम्मत करते हुए कहा, अंडस को देखो, मुझे ज्यादा धमकी देने की जरूरत नहीं है। तुम कौन से दूध के धुले हो? किसी अनजान लड़की से कोई इस तरह बिहेव करता है क्या? जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो, मैं बहुत परेशान रहने लगी हूँ। मुझे जीने दो।
तुम्हें ज्यादा किसी लड़की की जरूरत पड़ती है तो शादी कर लो ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तभी एकांश ने अनिका की दोनों बाह पकड़कर अपने पंजे उन पर कसते हुए कहा, अंडरस्को तो करो शादी। एकांश की बात सुनकर अनिका अचानक से एकांश के चेहरे को गौर से देखने लगी और हक लाते हुए बोली, अंडरस्को क किया। एकांश अनिका के घबराए हुए चेहरे को देखकर डेविल स्माइल करने लगा और उसने अचानक ही अनिका को गोद में उठा लिया। अनिका एकांश की छाती पर मुंह के बरसा रही थी, मगर एकांश इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो चुपचाप अनिका को एक्सप्रेशन ने चेहरे के साथ घर के अंदर ले जाए जा रहा था। थोड़ी देर बाद एकांश अनिका को लेकर कमरे के अंदर आ गया और उसे बेड पर पटकते हुए एकांश ने अपना कोट उतार दिया और बगल के काउच पर फेंक दिया। वो अनिका के बगल में बेड पर आकर बैठ गया। अनिका बेड से झटके से उतरकर आगे जाने ही वाली थी, तभी एकांश ने अनिका का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने साइड में बेड पर गिरा लिया। अनिका फिर से संभालने की कोशिश कर रही थी, तभी एकांश ने अनिका की कमर पकड़कर उसे होल्ड करते हुए झटके से अपनी गोद में बैठा लिया और एक हाथ की उंगली अपने होठों पर रखते हुए एकांश ने बड़ी शैतानी नजरों के साथ अनिका को देखते हुए कहा, अंडरस्को शुश, इतना मत उछलो। तुम हर बार क्यों भूल जाती हो कि मेरे साथ रात बिताने के बाद हम दोनों के बीच एक रिलेशन बन गया है। मेरी नींद पर कंट्रोल हो गया है तुम्हारा और तुम वहां अपने सो कोल्ड पिंक रूम में सोओगी। अनिका मन ही मन खुद से बोली, अंडरस्को ऐसे कैसे पता मेरे रूम का कलर पिंक है। एकांश मुस्कुराते हुए अनिका के चेहरे को देखने लगा और बोला, अंडरस्को मुझे सब पता है स्वीट हार्ट, तुम्हें क्या पसंद है क्या ना पसंद है और तुम्हारा डेली रूटीन क्या है। मैं उन पागल आशिकों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ जो अपने ऑब्सेशन बांध कर रखें, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रही हो। मुझे तुम्हारे साथ कुछ टाइम बिताना है, तुम्हें पूरी तरीके से जानना है और साथ ही ये भी पता करना है कि तुम मुझे पहले सही कैसे जानती हो। तो चलो शुरू करते हैं। बताओ अंडरस्को, कॉलेज फंक्शन के दौरान तुमने मुझे पार्किंग एरिया के बाहर क्यों रोका था? क्या बात करना चाहती थी तुम मुझसे? अनिका हकलाते हुए बोली, अंडरस्को क्योंकि मेरी स्वर्गवासी मॉम के छोटे से एसाइलम में मैंने तुम्हारे ही जैसे शक्ल के एक शख्स की देखरेख तकरीबन 3 महीने की थी। उसका मेंटल स्टेटस बिल्कुल भी ठीक नहीं था, न ही कुछ बोलता था और न ही उसे अपना पिछला कोई भी वजूद याद था। उसकी शक्ल कद काठी और ये तक कि आंखें भी बिल्कुल तुम्हारी तरह की थी। और एक दिन मेरी बेवकूफ़ी की वजह से हम दोनों का कार एक्सीडेंट हो गया। मैं तो बच गई, लेकिन उस लड़के का न जाने क्या हुआ। पुलिस तक को उसकी लाश फ्लाईओवर के पास नहीं मिली। नीचे बहुत बड़ी नदी थी, शायद वो कहीं बहकर चला गया होगा। अचानक से जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम वही हो। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ था? एकांश 2 पल कुछ सोचते हुए अनिका को जवाब देता है, अंडरस्को नहीं, और अपनी ये बनावटी कहानी मुझे बताना बंद करो। तुम मेरे पीछे पहले से ही पड़ी थी और उस रात तुमने नशे में मेरा गलत फायदा उठाया। मुझे तुम्हारी लत लग चुकी है स्वीट हार्ट, तुम मुझसे बच नहीं सकती। अनिका डरते हुए, अंडरस्को अरे ऐसे कैसे? एक बार जो हुआ सो हुआ, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए यार। हो गई मुझसे गलती, माफी मांगती हूँ ना। तभी एकांश ने अनिका की कमर पर अपने पंजे कसते हुए उसे अपनी तरफ झुका लिया और उसके सीने से अपना सीना टकराते हुए बड़ी ही गोल्ड वॉइस में बोला, अंडरस्को तुम मुझसे गलती की माफी मांग रही हो और एकांश सिंह ओबरॉय कभी किसी को माफ नहीं करता। टू बी कंटिन्यूड गाइज। आप लोगों से एक बात कहनी थी। यूट्यूब पर आतिफ नाम का एक शख्स मेरी कहानी को 2 यहाँ से कॉपी करके
घटिया ऑडियो माध्यम के जरिए अपने चैनल पर पब्लिश कर रहा है। सेम इसी स्टोरी के नाम से और तो और खुलेआम वो मेरे नाम का यूज कर रहा है। ऑथर नेम चिंकी भी लिख रखा है उसने। अब तक उसने मेरे 13 चैप्टर कॉपी कर लिए हैं। कल रात जब मुझे ये पता चला तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने अपने सारे दोस्तों से आग्रह किया है कि वो YouTube चैनल पर जाकर उस फ्रॉड की आईडी रिपोर्ट कर दें। आप लोगों को इस स्टोरी में जरा सा भी इंटरेस्ट है तो प्लीज जाकर वहां पर मेरी स्टोरी की ऑडियो को बंद करवाने के लिए सिर्फ एक रिपोर्ट कर दीजिए, ताकि मुझे यहाँ लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो और ये बुक आगे लंबी चलती रहे। YouTube पर उसे मैंने बहुत सारे कमेंट किए। मेरे दोस्तों ने कमेंट किया, मगर वो वीडियो डिलीट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा। आप वहां खुद जाकर देख सकते हैं। मैंने चैप्टर के बीच में जो आपसे बातें भी की है वो सब भी उन्होंने रिकॉर्ड करके YouTube पर डाला हुआ है। बस थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। और आर्टिफ स्टोरीज टाइम नाम के उस YouTube चैनल जिस पर यू आर ओनली माई स्वीट हार्ट सेम नेम से बुक ऑडियो में पब्लिश है, उस चैनल को रिपोर्ट कर दीजिए। बाकी आपको डेली चैप्टर्स मेरी तरफ से मिलते रहेंगे और एकांश और अनिका की लव स्टोरी एक नया मोड़ लेने वाली है। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आपका दिन शुभ हो। दिल।